कि महागठबंधन पर कुछ भी बोलना हो तो वो अधिकार केवल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है। और इसी के आधार पर सुधाकर सिंह को यह नोटिस भेजा गया था। सुधाकर सिंह ने आरजेडी को आईना दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए, हम नीतीश कुमार के गुणगान करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर ही बनाए रखने के लिए नहीं आए हैं, हम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी नहीं आए हैं। हमारा काम था जनता के हित में काम करना। लेकिन जिस प्रकार से मुझ अकेले को चिन्हित किया गया है, ऐसा लगता है कि पार्टी जो है वो ज़्यादा के नीतीश कुमार के कहने पर चलते नजर आ रही है। सुधाकर सिंह ने जो ये बात लिखा है कि तेजस्वी यादव के मौजूदगी में नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था। सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनको कभी भी किसी ने रोका नहीं जब भी वो बोलते रहे। अगर गलत थे तो पहले ही पार्टी की तरफ से एक अल्टीमेटम आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनको नोटिस भेजा गया है जवाब के तौर पर। जो उन्होंने बताया है और जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पर ये एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए भी कहिए कि वो इशारा है कि आप संभल जाए। ए टू जेड का मामला उठाकर कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह ने आरजेडी के उस नस को दबाने का कोशिश किया है जिस पर अभी सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदर कुमार। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह बीते दिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के बयानबाजी किए थे, उसके बाद राजद की तरफ से उनको नोटिस भेजा गया। 15 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया था कि अगर आपको पार्टी से नहीं निकाला जाए तो क्यों नहीं निकाला जाए, जवाब दीजिए। इस पे सुधाकर सिंह ने 5 पन्नों का लेटर राजद को भेजा है और काफ़ी सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहले ए टू जेड पार्टी पे भी सवाल खड़े किए, साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से बयानबाजी उन्होंने किया, राजद के हित में उन्होंने कहा कि राजद जिस प्रकार से जो चीज़ें को लेकर के सवाल उठाती थी नीतीश कुमार के विरुद्ध में, वही सब बातों को लेकर के आज मैं बोल रहा हूँ, तो कहाँ गलत हूँ, इन सब चीज़ पे ही बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राजमोहन तिवारी हैं। सुधाकर सिंह से जवाब मांगा गया, 5 पन्ने का लेटर उन्होंने आज राजद को दे दिया है, उसमें बहुत सारी बातें निकल के सामने। ये कैसे देख रहे हैं सब चीज़ को? देखिए, सुधाकर सिंह जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसके बाद से ही लगातार नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान देते रहे। हालांकि उन्होंने महागठबंधन पर कभी सवाल नहीं खड़ा किया था, लेकिन उनके निशाने पर नीतीश कुमार हमेशा रहे। उसी के बाद 17 जनवरी 2023 को आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनको नोटिस भेजा था और ये कहा था कि आप 15 दिनों के अंदर जवाब दीजिए कि आखिर आपके ऊपर कठोर कार्रवाई क्यों ना किया जाए। अब 5 पन्नों का लेटर यानी कि उस नोटिस का जवाब सुधाकर सिंह ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेज दिया है। और जब उन 5 पन्नों को आप पढ़िएगा तो आप समझ जाइएगा कि किस प्रकार से उन्होंने तमाम उन बातों का जिक्र किया है जो कभी लालू यादव और तेजस्वी यादव किया करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि आरजेडी का काम क्या है और उसे किस प्रकार का शासन बिहार की जनता को देना था। उन्होंने याद दिलाया है इस लेटर में कि 2020 के विधानसभा चुनाव में हमने जनता से क्या वादा किया था और आज हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया है कि आरजेडी अपने आप को ए टू जेड का पार्टी कहती है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन तमाम घटनाक्रम में केवल और केवल मुझको नोटिस भेजने का क्या मतलब है। उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि नोटिस भेजने से पहले क्या किसी पार्टी के नेता ने मुझे इस बारे में मिलकर कोई बातचीत करने की कोशिश की या मुझे बताने की भी कोशिश की कि मैं कहीं कुछ गलत बोल रहा हूं। कभी ऐसा नहीं किया गया, लेकिन व्हाट्सएप के जरिए मुझे नोटिस भेज दिया गया है। सबसे पहले वो नोटिस भी आप देख सकते हैं जो 5 पन्नों का नोटिस है। सुधाकर सिंह खुद ही अपने नोटिस का जवाब दे रहे हैं और उसमें उन्होंने आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन का जिक्र किया है। क्यों किया वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने इसलिए राष्ट्रीय अधिवेशन का जिक्र किया क्योंकि नोटिस जो उनको भेजा गया था उसमें यह कहा गया था कि महागठबंधन पर कुछ भी बोलना हो तो वो अधिकार केवल आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव या फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास है। और इसी के
आधार पर सुधाकर सिंह को ये नोटिस भेजा गया था। सुधाकर सिंह ये बता रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में हुआ था उस दौरान वो भी वहां पर मौजूद थे और जो भी बातें कही गई थी खुद उन्होंने इन तमाम मुद्दों का समर्थन किया था। लेकिन राष्ट्रीय अधिवेशन में, आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कोई भी ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ कि किसी दूसरे दल के नेता पर कुछ भी नहीं बोलना है। उन्होंने ये भी अपने लेटर में लिखा कि नीतीश कुमार जदयू के नेता हैं, आरजेडी के नहीं हैं, और उनके नीतियों के खिलाफ ही हम चुनाव लड़ते रहे हैं। वो जब बीजेपी के साथ थे तो हम उनके खिलाफ कितनी बार बोलते रहे हैं, उनकी नीतियों का हमेशा हमने विरोध किया। और आज जब बिहार में महागठबंधन बनी, मैं सरकार में शामिल होने के लिए जरा भी तत्पर नहीं था, मेरे अंदर जरा भी इच्छा नहीं थी कि मैं मंत्री बनूं, लेकिन बावजूद जबरदस्ती पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया और यह आश्वासन दिलाया था कि नीतीश सरकार यानी नीतीश कैबिनेट में आप मंत्री बनिए और अपने विवेक से आजाद होकर, स्वतंत्र होकर जनता के हित में आप काम कीजिएगा। लेकिन जब मंत्री का पद मैंने संभाला, अपनी इच्छा से और जनता के हित में काम करने की कोशिश की तो कई बार अरंगे लगाए गए और उन अरंगों से हताहत होकर मैंने अपने बयान दिए और मैंने कभी भी आरजेडी के नीतियों के खिलाफ नहीं बोला। मैंने नीतीश कुमार के गलत नीतियों के खिलाफ बोला। मैंने वही बातें रखी जो आरजेडी के घोषणा पत्र 2020 में था या राष्ट्रीय अधिवेशन में था। कृषि जो मंडी कानून के बारे में हमेशा से चर्चा आरजेडी करती रही है, वो उसका समर्थन करते रही है और जब सरकार में आई है तो उसे मैंने लागू कराने की बात कही तो इसमें मैंने क्या गलती कहा, ये मुझे बताना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि और कुछ अगर नीतीश कुमार के खिलाफ मैं लगातार बयान दे रहा था और ऐसा लगता था कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो पार्टी को मुझे सबसे पहले ये बताना चाहिए था कि मैं कहां गलत हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नोटिस मुझे भेजा गया है वो लॉजिकल तौर पर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुझे नोटिस क्यों भेजा गया है। अगर मेरा कोई बयान पार्टी के नीतियों के खिलाफ है या पार्टी के अनुकूल नहीं है तो उस बयान को मेंशन क्यों नहीं किया गया है, आखिरकार ये क्यों नहीं बताया गया है कि मैंने कहां पर कुछ गलत बोला। और अगर है तो उस संबंध में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। ये जरूरी है कि पार्टी मुझे ये बातें बताए। लेकिन A to Z की उन्होंने बात कही है। देखिए A to Z को लेकर उन्होंने क्या लिखा है ये जानना बहुत जरूरी है। नीचे वाला पैराग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि मुझे अकेले चिन्हित करके नोटिस भेजना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है और यह हमारी पार्टी के A to Z की नीति की पुष्टि भी नहीं करता। मेरा यह मानना है कि मेरे वक्तव्य राजद के अन्य कार्यकर्ताओं नेताओं की राजद की विचारधारा के अनुरूप और पार्टी के नेतृत्व के मूल भावना से प्रेरित होकर दिए गए हैं ताकि हम किसानों, युवाओं, गरीबों, गुरबों, शोषित और पिछड़ों को बल देकर बिहार में सही मायने में सामाजिक न्याय की वास्तविक सरकार स्थापित कर सके। यानी कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह ने आरजेडी को आईना दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए हम नीतीश कुमार के गुणगान करने के लिए सरकार में नहीं आए हैं, हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर ही बनाए रखने के लिए नहीं आए हैं, हम नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी नहीं आए हैं, हम आए हैं जनता के हित के लिए। हम आए हैं किसान विरोधी सरकार को या बिहार से बेदखल करके जनता की हितैषी सरकार बनने के लिए। लेकिन जब सरकार में आए हैं तो हम उसी नीतियों पर चल रहे हैं जो नीतीश कुमार की हैं। लेकिन ये हमारी पार्टी की नीति नहीं थी। हमारा काम था जनता के हित में काम करना। लेकिन जिस प्रकार से मुझे अकेले को चिन्हित किया गया है, ऐसा लगता है कि पार्टी जो है वो ज़्यादा के नीतीश कुमार के कहने पर चलते नजर आ रही है। और ये जो लाइन है A to Z वाला सुधाकर सिंह का, ये बहुत ज़्यादा बिहार में अब बवाल मचाने वाला है। वो तो यहाँ तक कर रहे हैं कि जब नीतीश कुमार 2005 के पहले लालू राज के बारे में व्याख्या करते हैं तो इससे मैं आहत होता हूँ, और ये जो स्पष्टीकरण आया है इससे क्या साबित होता है? अब राजद को इस स्पष्टीकरण से कुछ फायदा होगा या जदयू जिस प्रकार से अग्रेसिव मोड में थी उसको कुछ अब पता चलेगा, या फिर बस यही लेटर का जवाब लेटर से कुछ नहीं होगा आगे? देखिए सुधाकर सिंह राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, विधायक भी हैं। आरजेडी अपने विधायकों की संख्या क्यों कम करने जाएगी, और वो भी नीतीश कुमार के लिए?
नीतीश कुमार भरोसेमंद नेता नहीं है, यह हर कोई जानता है। भले ही पिछले दिन उन्होंने ये कह दिया हो कि मर जाना कबूल है लेकिन बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं, ये पिछली लेकिन बार वो विधानसभा में भी याद करिए आरजेडी के साथी थे तो कह रहे थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपके साथ नहीं जाएंगे। तो नीतीश कुमार की विश्वसनीयता अब नहीं रह गई। आरजेडी भी बस उनको उतना ही दिन ढोएगी जितना दिन तेजस्वी को सीएम बनने में लग जाए, और या फिर जब तक आरजेडी उनका फायदा ले सके। आरजेडी और तेजस्वी यादव भी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं। सुधाकर सिंह का जो जवाब आया है उसमें उन्होंने आरजेडी को ही आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि आप क्या कर रहे हैं लेकिन आपको क्या करना चाहिए था। और सुधाकर सिंह ने जो ये बात लिखा है कि तेजस्वी यादव के मौजूदगी में नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि 2005 के पहले कुछ हुआ ही नहीं था, ये बताता है कि नीतीश कुमार खुद का प्रमोशन अभी भी कर रहे हैं। वो जनता के हित के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो आरजेडी को मजबूत करने के लिए काम कभी नहीं करेंगे। वो अभी भी जनता के नज़र में ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए तेजस्वी यादव हो या लालू यादव हो, इनकी सरकारें रही हैं पहले, इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। जो कुछ हुआ है बिहार में वो केवल मैंने किया है। और आपको याद होगा हाल के दिनों में प्रशांत किशोर का भी एक बयान आया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि नीतीश कुमार आगे करने क्या जा रहे हैं इसके बारे में उन्होंने पहले ही उनको बता दिया था, और कहा था कि बिहार में महागठबंधन सरकार बनने को लेकर उनको तो 2022 के शुरुआत में ही पता चल गया था, खुद नीतीश कुमार ने कहा था। और उन्होंने ये भी बताया था कि नीतीश कुमार का कहना था कि मुझे 3 नंबर का पार्टी बिहार की जनता ने बना दिया, मैं बिहार की जनता को बताऊंगा कि आखिरकार काम कौन करता है। उन्होंने ये कहा था प्रशांत किशोर ने कि नीतीश कुमार आगे तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने को तैयार हैं, इसीलिए ताकि बिहार की जनता समझ जाए कि बिहार का विकास कौन करेगा। वो दिखाना चाहते हैं जनता को कि नीतीश का राज क्या है और लालू का राज क्या है, किस प्रकार से नीतीश के राज में काम हुआ। और देखिए फिर से जब तेजस्वी के हाथों में सत्ता गई तो किस प्रकार से बिहार में फिर से जंगल राज रिटर्न हो रहा है। तो नीतीश कुमार का मकसद तो साफ है, अपनी हित की राजनीति करना, कुर्सी की राजनीति करना। नीतीश कुमार आज तक यही करते रहे हैं और आगे भी वो यही करेंगे। सुधाकर सिंह जो बयान दे रहे हैं उसमें उन्होंने ये साफ लिखा है कि उनको कभी भी किसी ने रोका नहीं जब भी वो बोलते रहे। अगर गलत थे तो पहले ही पार्टी की तरफ से एक अल्टीमेटम आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे उनको नोटिस भेजा गया है जवाब के तौर पर जो उन्होंने बताया है और जो बातें कही हैं, निश्चित तौर पर ये एक तरह से तेजस्वी यादव के लिए भी कहिए कि वो इशारा है कि आप संभल जाए। देखिए 2020 के चुनाव को हम भूल नहीं सकते। तेजस्वी यादव अकेले किस प्रकार से पूरे बिहार में घूम रहे थे महागठबंधन को जिताने के लिए, आरजेडी को मजबूत करने के लिए, और युवाओं का अच्छा समर्थन उनको मिला था, किसानों का अच्छा समर्थन उनको मिला था, तभी आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। लेकिन हाल के समय में भले ही तेजस्वी यादव ये कहते रहे हो कि मैं अभी उप मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास सब पावर नहीं है, लेकिन बिहार की जनता की नज़र में ये बात जाता है, बिहार के युवाओं के नज़र में ये बात जाती है, किसानों के नज़र में ये बात जाती है कि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आप चाहेंगे तो काम करा सकते हैं, नीतीश कुमार को सत्ता से उतार सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव शायद इन बातों को भूल गए हैं। किस प्रकार से जब वो 2020 का चुनाव लड़ रहे थे तो नौकरियों का वादा किया, किस प्रकार से उन्होंने अभ्यर्थियों से वादा किया था कि मैं सत्ता में आऊँगा तो किसी अभ्यर्थी को सरकारी जो प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म होता है, आवेदन होता है भरने का, उसका पैसा नहीं लगेगा। किस प्रकार से उन्होंने विपक्ष में रहकर मुआवजे की मांग की थी, बिहार लीग सेवा आयोग कह दिया था, लेकिन उन्हीं के सरकार में आने के बाद जिस प्रकार से वही घटनाएं दोबारा से दोहरी और उस दौरान इनका जो रवैया रहा उससे नाराजगी जो है युवाओं के अंदर भी ज़्यादा है। किसानों के लिए भी कोई बड़ा काम अब तक इस सरकार ने किया नहीं है, 5-6 महीने की ही सरकार है, लेकिन कुछ खास नया चीज़ देखने को नहीं मिला है। केवल झूठ मूठ का एक तरह से कहिए कि निरीक्षण करना, छापेमारी करना, अस्पतालों में चल जाना, रात को एक दिन के जाने से कुछ होने वाला है नहीं। आज भी अस्पतालों में जाइए आपको दवाइयां नहीं मिलेंगी, सुई जो है, इंजेक्शंस जिसको कहते हैं मरीजों को देने के लिए जो जरूरी होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। आज भी अस्पतालों में बेड जो है वो सही से नहीं मिलेंगे, अस्पतालों में डॉक्टर जो है वो मौजूद आज भी सरकारी अस्पतालों में नहीं रहते हैं। तो उनसे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ना कर ले या फिर आपके अंदर कोई मजबूत दृढ़ इच्छा ना हो काम करने की। नीतीश कुमार की नीतियों को जब तक ढोते रहेंगे बिहार में विकास उस कदर नहीं हो पाएगा जिस कदर आपने सपना बिहार की जनता को दिखाया था। आपने अपने घोषणा पत्र के कौन कौन से वादे पूरे कर दिए, अगर
बिहार की जनता के बीच तेजस्वी यादव जाएं और उनसे ये बातें पूछ ली जाए तो शायद वो भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब तक उस पर काम नहीं हुआ है। सुधाकर सिंह ने इसी पर सवाल खड़ा किया है। ए टू जेड का जो उन्होंने बात कहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे ज्यादा बवाल खड़ा करेगा, क्योंकि देखिए हाल के समय में किस प्रकार से पिछड़ा अति पिछड़ा की राजनीति बिहार में बढ़ी है। जातीय जनगणना का मामला भी उठा हुआ है। उसी दौरान जो मंत्री हैं आलोक मेहता आरजेडी के, वो जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि जो 10% हैं वो घंटा बजाने के काम आते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं सवर्णों के अंदर नाराजगी को पैदा करता है और ऐसा लगता है कि जातीयता भेद पैदा करने की कोशिश है। बिहार के मंत्रिमंडल में जो अभी सीटें रिक्त हुई वो भी सवर्ण जाति का ही था। एक कार्तिकेय सिंह जो कि अनंत सिंह के खासम खाते आरजेडी के कोटे से आते थे, उनका सीट खाली हुआ। दूसरे खाली हुए राजपूत समुदाय से आने वाले सुधाकर सिंह। लेकिन अब तक इस पर मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है। कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये भी नहीं मालूम है। ऐसे में ए टू जेड का मामला उठाकर कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह ने आरजेडी के उस नस को दबाने का कोशिश किया है जिस पर अभी सबसे ज्यादा आरोप लग रहा है। चलिए देखिए, जिस प्रकार से सुधाकर सिंह को नोटिस भेजा गया था और उन्होंने जवाब दे करके राजद पे ही सवाल खड़े किए और उनसे भी आईने दिखाने का काम किया। अब देखना होगा राजद इस पे क्या एक्शन लेती है, क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्योंकि जदयू की तरफ से भी लगातार देखा गया था, उनसे जवाब मांगा गया था। तो राजद जो जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है पूरे नज़र हमारी बनी रहेगी। खबरें फिलहाल इतना ही, बनी रही है लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।